हेलो बच्चा लोग, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ईटीसी प्रोग्राम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ईटीसी लेक्चर नंबर 2 फॉर फिजिक्स और आज हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। तो अगर आपके बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से जाए बेटा तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन दोनों एक ही यूनिट में रखे गए हैं और दोनों के मिलाकर के टोटल 9 मार्क्स है, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि इस पूरे के पूरे काइनेमेटिक्स चैप्टर से हमें 9 मार्क्स आएंगे बेटा। इसमें एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, जो कि हमारे लेक्चर्स में हम पूरी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक बेटा, तो लेक्चर को पूरा देखिए। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप भी होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप भी होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी होंगे, डेफिनेशंस भी होंगे, सब होंगे। हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे वीडियो देखा कीजिए। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देखते हैं, आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे देखा कीजिए, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो हमारा टेम्पो थोड़ा स्लो रहता है। ठीक है बेटा, तो फास्ट फॉरवर्ड पे देखो, उसमें मजा आता है ना। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। इससे पहले हमने क्या किया था? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज क्या है? मोशन इन अ प्लेन। बहुत बढ़िया। चैप्टर ब्रेकडाउन देंगे बेटा। 6 बड़े बड़े क्वेश्चन डिस्कस होंगे। लॉन्ग आंसर 6, ऐश करो ऐश करो। लॉन्ग आंसर 6, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम 7 डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ऑलमोस्ट हम सब ही पढ़ रहे हैं। क्विक रिवीजन सारी चीजों का हो रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ओके, नाउ तो पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप, डिफाइन द फॉलोइंग कोलिनियर वेक्टर्स। पहला डेफिनेशन व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर बेटा आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा बेटा, 1 मार्क का। ठीक है ना। किसी ने बोला सर आप जब डेफिनेशन लिखवाते हो तो एक एक लाइन का लिखवाते हो, सर मार्क्स नहीं मिलेंगे। बेटा किसने बोला नहीं मिलेंगे? आजकल फास्ट जमाना है। पहले मूवी होती थी 3 घंटे की, लोग देखते थे। बाद में मूवी 2 घंटे की हो गई, फिर 1.5 घंटे की हो गई। अभी लोग रील देखते, रील, है ना। तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि तू कोलिनियर वेक्टर 1 मार्क का क्वेश्चन है और तू इसको चिपकाएगा 2-2 पेज पे। इतना टाइम थोड़ी है यार। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन भी उसी हिसाब से लिखोगे ना। सो व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो बेटा मैं यहां पे एक डायग्राम बनाऊंगा। ये डायग्राम से आप समझ जाओगे कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है ना बेटा। मान के चलो जब हमें वेक्टर बनाना है तो वेक्टर कैसे बनाते हैं? तीर तीर। ये देख, एक तीर हमने बनाया और दूसरा तीर भी हमने बनाया। तो मैंने कितने वेक्टर्स बनाए जिगर? 2। एक वेक्टर का नाम हम रखेंगे बेटे वेक्टर ए, दूसरे का नाम हम रखेंगे बेटे वेक्टर बी। आर द 2 वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन? The vectors are acting along the same line. The vectors are placed along the same line. That means they are which vectors? Such kind of vectors we call as the collinear vectors. क्या बात है? बस हो गया। So अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा बेटा what are collinear vectors, you say 2 vectors are said to be collinear if they are acting along the same line. Clear? बस हो गया, 1 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद अगला सवाल 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स या व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर देख मेरा जिगर, इधर देख मेरा दिल का टुकड़ा, इधर देख। हाँ, तो अगर मैं बनाना चाहता हूं यहां पे एक वेक्टर, तीर बनाऊंगा मैं, तीर। अगर मैं यहां पे बनाना चाहता हूं एक वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेक्टर बनाया, इस वेक्टर का मैंने नाम रखा जिगर, इस वेक्टर का नाम मैंने रखा वेक्टर ए। ठीक है ना। सो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? यू विल से यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर एक वेक्टर का होता है, एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। मतलब इसी वेक्टर का एक छोटा सा पार्ट, ये इसी वेक्टर का एक छोटा सा पार्ट ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। कब?
जब इस पार्ट का मैग्नीट्यूड मतलब टेल लेंथ कितना होगा 1 यूनिट और इसकी डायरेक्शन क्या होगी सेम एज दैट ऑफ द वेक्टर ए। शाबाश। सो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? यू विल से यूनिट वेक्टर क्या होता है? शाबाश। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? तो यू विल से यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, है ना। तो शॉर्ट में यूनिट वेक्टर क्या है? ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 यूनिट और ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। जनरली किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल वेक्टर है उसी डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर भी होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हो गया यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन। तो इसका जनरली बेटा इसका पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए यूनिट वेक्टर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए यूनिट वेक्टर? ठीक, इसका जो पर्पस होता है इट इज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। इसका पर्पस होता है टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। ये एक वेक्टर का डायरेक्शन लिखने के काम आता है मैथमेटिकली। सो अ यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर मैथमेटिकली। कैसे? कैसे? ये यूनिट वेक्टर को मैं मान के चलूंगा ए टोपी, ऊपर छोटा सा कैप रखना पड़ेगा। ये पूरा वेक्टर मैंने माना ए वेक्टर। इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मैंने माना स्मॉल ए टोपी। दिस स्मॉल ए टोपी रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर। तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए इज इक्वल टू, इस वेक्टर ए में दो पार्ट है। अब क्या क्या? नंबर 1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। पहले देखेंगे पूरा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, मल्टीप्लाई बाई डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए मींस द ए यूनिट वेक्टर। वेरी नाइस। सो किसी भी वेक्टर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उस वेक्टर का डायरेक्शन जो स्पेसिफाई करते हैं यूनिट वेक्टर से। बेटा यूनिट वेक्टर पे इतनी ज्यादा बातें कर रहा हूं मैं, इसका मतलब मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे? मैथमेटिकली अ यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट इट इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। So how do you write a unit vector mathematically? Shabash. A vector divided by its own magnitude gives the unit vector. Obviously, जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए भी है। मतलब यूनिट वेक्टर और ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा हमेशा सेम होता है। फर्क यह है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। क्लियर? Oh, this is unit vector. Number 3rd definition. What are co-initial vectors? Very nice. हाँ, तो what are co-initial vectors? बात समझना जिगर मेरा। ये बेटा, ये co-initial, ये बना के दिखाता हूं बेटा, बना के दिखाता हूं। ये बेटा, ये वेक्टर, ये वेक्टर ए गलत बन गया। ये ले वेक्टर, ये ले वेक्टर। देख मैंने यहां पे कितने वेक्टर्स बनाए? इस वेक्टर का नाम वेक्टर ए, इस वेक्टर का नाम वेक्टर बी, इस वेक्टर का नाम वेक्टर सी। सबका इनिशियल पॉइंट सेम है ना ओ, तो मैं बोलूंगा बेटा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और को इनिशियल। क्या बात है, क्या बात है। सो व्हाट आर को इनिशियल वेक्टर्स? यू विल से 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी, लिखते जाओ डेफिनेशन। 2 or more vectors are said to be co-initial if they have the same initial point. If they have the same initial point. This is the diagram. So 2 or more vectors are said to be co-initial if they have the same initial point. जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी सबका इनिशियल पॉइंट सेम है ना ओ, तो इसलिए इन तीनों वेक्टर्स को क्या बोलेंगे जिगर? को
इनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर्स। बकवास, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। अच्छा, अगला डेफिनेशन क्या था मेरा जिगर? अगला डेफिनेशन था डेफिनेशन नंबर 4, को टर्मिनल वेक्टर्स क्या होते हैं। चलो ये भी बताते चलते हैं आपको, को टर्मिनल वेक्टर्स कैसे होते हैं बेटा। ये देखो आप, ये हो गया डब्बा, डब्बे में बनाएंगे वेक्टर्स। देख, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये देख, दिस इज वेक्टर ए, अरे यार, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर डी। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाते हो, क्लास में आप ऐसे क्यों नहीं पढ़ाते? हम 1 साल से आपको क्लास में देख रहे हैं, आप ऐसे तो नहीं पढ़ाते थे। तो बेटा मैं 1 साल लीव पे था, 1 साल में खुद को भूल गया था। अभी मैं वापस थोड़ा अपनी रिदम में आ रहा हूं। मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता था जैसे मैं अभी ऑनलाइन में पढ़ाता हूं, है ना। इतनी एनर्जी के साथ मैं हमेशा पढ़ाता था, क्योंकि पढ़ाना मेरा पैशन है। कैमरा के सामने आ जाता हूं तो पागल हो जाता हूं, पागल, मजा आता है मुझे। यही एनर्जी के साथ क्लासरूम में भी पढ़ाएंगे और मजा आएगा, मजा। अभी आपने क्या देखा? अभी तो मैं बोर्ड का सीरीज कर रहा हूं। अभी आप देखो आगे आगे होता है क्या। संडे को, संडे पूरा एनसीईआरटी 1 शॉट में खत्म, फिनिश्ड 1 शॉट में। पूरा बुक 1, बुक 2, 11th का, 12th का पूरा बुक 1, बुक 2, 4 संडे में खत्म। बिटवीन द लाइंस इंटेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज खत्म करके देंगे आपको। घबराओ मत बेटे, अभी फुल ऑन वर्किंग मोड चल रहा है यार, भी मजा आ रहा है, मजा। ये देख कितने वेक्टर्स है, ए बी सी डी, 4 वेक्टर्स है ना। तो चारों के चारों अगर आप देखोगे एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं। दे हैव द सेम टर्मिनल पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये एरो है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये एरो है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये एरो है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये एरो है। तो सबके टर्मिनल पॉइंट सेम है ना। तो 2 or more vectors are said to be coterminal if they have the same terminal points. So these vectors we call as the coterminal vectors. आटा माजी सटकली भाई। आगे ये हो गया जी को इनिशियल वेक्टर, ये हो गया जी यूनिट वेक्टर, ये हो गया जी को लीनियर वेक्टर, ये हो गया जी को टर्मिनल वेक्टर। एक एक मार्क का भिखारी सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स पे बात कीजिए। व्हेन डू यू से 2 वेक्टर्स आर इक्वल? कोई बात नहीं, बात करेंगे, इस पे भी बात करेंगे। घबराना क्या है? नहीं है कोई घबराने की बात जब हकानी है साथ। ये देखो कोलिनियर क्या नाम है, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, कब आप बोलोगे 2 वेक्टर्स इक्वल है? तो हियर वी आर गोइंग टू राइट इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। क्या बात है? इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स बनाते हैं बेटा। बात समझना इधर, बात समझना इधर। बनाते हैं, इधर मैं 2 वेक्टर बना रहा हूं। ये देख, ये हो गया जी आपका वेक्टर ए, और इसी को मैं कॉपी करके नीचे खींचूंगा। इसी को कॉपी करके नीचे क्यों खींचा? ताकि टेल का जो लेंथ है, टेल का जो लेंथ है जो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, टेल का लेंथ रिप्रेजेंट करता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दोनों में बराबर बराबर आए। तो जितनी बड़ी दुम इसकी उतनी बड़ी दुम इसकी भी, मतलब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम। इसका एरो भी टुवर्ड्स राइट आ रहा, इसका एरो भी टुवर्ड्स राइट आ रहा, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम। तो हम बोलेंगे भाई साहब, अगर ये वेक्टर ए है, पेन कहां गया, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो हम बोलेंगे मेरे बेटे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। समझ गया ना बेटे? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। सो 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। चलो तेरे लिए लिखते हैं क्या? 2, फास्ट फॉरवर्ड पे आप देख सकते हो, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी
इक्वल कब? इफ दे हैव लिखने में टाइम लगता है यार, सेम मैग्नीट्यूड, मैं बोलता हूं ना, आवाज सेव किया करो, एंड पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा जी, मतलब इक्वल वेक्टर जरूरी एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए, मगर पैरेलल ऐसे कि टेल लेंथ दोनों का सेम होना चाहिए। तो मैथमेटिकली आप ऐसे लिखोगे, मैथमेटिकली यू आर सेइंग वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। इस पे हमने क्लासरूम में पता नहीं कितने क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के मैंने दिखाए थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो। अच्छा जी, अगला डेफिनेशन क्या है? सिक्स्थ डेफिनेशन, नल वेक्टर। अरे भैया, नल वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ नल वेक्टर? नल वेक्टर का दूसरा नाम होता है जीरो वेक्टर भी। जीरो वेक्टर क्या होता है? चलो यहां पे बताते हैं। मैं आपको बताता हूं कि नल वेक्टर का कॉन्सेप्ट दुनिया में क्यों लाना पड़ा। बेटा इधर देख। अच्छा, व्हाट इज अ नल वेक्टर? नल वेक्टर को बेटा ऐसे लिखते हैं, जीरो वेक्टर। यहां से ऑब्जेक्टिव भी निकाल के दूंगा जिगर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। नल वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा और एक आर्बिट्री डायरेक्शन होगी। आर्बिट्री डायरेक्शन, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं बताऊंगा ये क्या है। इट्स अ वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो। मैं आपको समझाता हूं बेटा, ध्यान से देखना। अगर इधर देखना बेटा प्लीज, अगर एक फोर्स वेक्टर ऐड होता है दूसरे फोर्स वेक्टर को तो क्या मिलेगा? फोर्स वेक्टर ही मिलेगा ना। अरे यार, फोर्स को ऐड होके क्या बनाएगा? कुत्ता बनाएगा क्या? फोर्स को ऐड होके फोर्स ही बनाएगा ना। वेरी गुड। सो ए फोर्स वेक्टर प्लस ए फोर्स वेक्टर गिव्स ए फोर्स वेक्टर, जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर कहेंगे। ठीक है ना। तो इस रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर के पास दो चीजें होंगी, एक अपना इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इस रिजल्टेंट फोर्स का भी अपना एक डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। बाय द वे, अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज अ वेक्टर, आप बोलोगे वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज अ मैग्नीट्यूड एंड हैज अ डायरेक्शन एंड फॉलोज द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। यू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस? अच्छा, अगर ऐसा हो गया कहीं पे, आपने दो फोर्सेस को ऐड किया और नेट जीरो आया, ए फोर्स वेक्टर प्लस ए फोर्स वेक्टर गिव्स नो नेट फोर्स। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, तो जो रिजल्टेंट है वो भी तो वेक्टर ही होना चाहिए ना, बिकॉज यू नो अ फोर्स वेक्टर प्लस अ फोर्स वेक्टर शुड गिव अ वेक्टर, वेक्टर प्लस वेक्टर गिव्स अ वेक्टर। दैट मीन्स इफ द नेट रिजल्टेंट ऑफ दीज टू इज जीरो, इट इज अ जीरो वेक्टर। तो यहां पे बेटा जब दो फोर्सेस का नेट जीरो आएगा, नेट फोर्स जब जीरो आएगा, तो हम बोलेंगे नेट फोर्स इन दिस केस इज अ जीरो वेक्टर। समझ रहे हो? या इसी तरह मैं आपको बताऊंगा बेटा, चलो ठीक है, इससे सिंपल फिजिकल सिग्निफिकेंस, इससे सिंपल, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। मैं बोलूंगा बेटा इस पार्टिकल का जरा पोजीशन वेक्टर बोलो। आप बोलोगे सर ऑरिजिन के साथ कनेक्ट करके ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। मैं बोलूंगा बेटा जरा ऑरिजिन का ही पोजीशन वेक्टर बोलो, ऑरिजिन का ही पोजीशन वेक्टर बोलो। सर ऑरिजिन का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो नहीं बोल सकते ना आप, बिकॉज पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू विल से इट इज अ जीरो वेक्टर। हमारी मजबूरी है, समझ रहे हो आप? सो व्हाट इज अ नल वेक्टर? A null vector is a vector whose magnitude is zero, and when its magnitude is zero, it has a arbitrary direction. It is used to specify those vectors, either a zero resultant force vector or a zero displacement vector or a zero velocity vector or a zero acceleration vector. Okay, I think it is sufficient. Definitions we have covered. आगे बढ़ते हैं बेटा. Now we are in the long answer type questions. What is triangle law of vector addition? शाबाश, बहुत बढ़िया.
पहली बात है कि दो वेक्टर्स को आप ऐड क्यों करते हो? वेरी नाइस, पहला पॉइंट लिखेंगे हम यहां, रिवीजन पॉइंट। दो वेक्टर्स को हम ऐड क्यों करते हैं? दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं टू फाइंड देयर, शाबाश, टू फाइंड देयर नेट इफेक्ट। वेरी नाइस, दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं ताकि आपको दोनों का नेट इफेक्ट पता चले। बहुत बढ़िया। तो क्या बोलता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है बेटा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है, अरे यार, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है ट्रायंगल बनाओ। ये देखो, अब एक इक्विलेटरल टाइप दिख रही है, तो चलो कोई बात नहीं, ट्रायंगल बनाया आपने। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। और ये ट्रायंगल के तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करो तीन वेक्टर से। चलो करते हैं। ट्रायंगल लॉ से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं हम बेटा। इस साइड को भी हमने रिप्रेजेंट किया एक वेक्टर से, इस वेक्टर का नाम क्या रखा बेटा? ए। इस साइड को भी हमने रिप्रेजेंट किया जिगर वेक्टर से, इसका नाम क्या हमने रखा? बी। आप अगर देख सकते हो तो बी ए को लतमुड़ कर रहा है। वो क्या होता है? लतमुड़ कर रहा है। बी का टेल ए के सर पे है, मतलब ए और बी सेम ऑर्डर में जा रहे हैं। आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में। तो पहले वेक्टर को ए मानो, दूसरे वेक्टर को बी मानो, मगर दोनों को सेम ऑर्डर में रखो, ठीक। और ट्रायंगल लॉ कहता है कि भाई साहब, जो तीसरा वेक्टर होता है जो अपोजिट ऑर्डर में होता है, द थर्ड साइड, द थर्ड वेक्टर विच इज इन द अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। This is our triangle law of vector addition. So what is the statement? You will write. मैं बोल रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं खुद क्योंकि मुझे उसमें बहुत टाइम जाएगा। मैं बोल रहा हूं, what is the statement of triangle law of vector addition? If two vectors are represented by two sides of a triangle in the same order, then the third side in the opposite order represents the resultant vector of A and B. तो mathematically हम क्या लिखेंगे जिगर? मैथमेटिकली हम लिखेंगे आर वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट है किसका? वेक्टर ए का और वेक्टर बी का। तो ए और बी ऐड होकर के आर बनाए, तो आर इन दोनों का नेट इफेक्ट है। अच्छा, हो गया। नाउ दिस वाज द स्टेटमेंट। तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे आप? स्टेटमेंट। ये मैंने आप बोल दिया आपको, वो आप खुद लिखोगे यहां पे। नाउ इज द मैथमेटिकल डेरिवेशन। बात समझना जिगर, फिर पैरेललोग्राम में भी वही यूज होगा, ठीक है ना बेटा। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन में यहां करूंगा डब्बे में, और फिर से एक डायग्राम यहां पे बनेगी डब्बे में। बात समझना। आप मान के चलो बेटा, ये आपका वेक्टर ए है, ठीक, और आप मान के चलो जिगर ये आपका वेक्टर बी है, ठीक, और ये व्हाइट कलर का हम रिजल्टेंट वेक्टर आर मानेंगे, ठीक। वी विल रिप्रेजेंट दीज थ्री बाय द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। साथ साथ बेटा नोट भी करते जाओ, अगर आपके नोटबुक है तो देखते जाओ। ए बी, ये जरूरी है मार्क करना। सी, तो दिस ए बी रिप्रेजेंट्स वेक्टर ए फॉर एग्जाम्पल, this BC represents vector B for example, and this AC represents the resultant vector of A and B. And let us suppose angle between A and B is theta. This angle represents the angle between vector A and vector B, जिनको आप क्या कर रहे हो बेटा? ऐड कर रहे हो। अब मैथमेटिक्स करने के लिए सबसे पहली बात जो आप करोगे, आप डालोगे बेटा परपेंडिकुलर। ये देखो परपेंडिकुलर, ठीक है ना। CM इज द परपेंडिकुलर। अच्छा, अब मुझे आप बता सकते हो बेटा ये जो BM है ये कितना होगा? दिस राइट एंगल ट्रायंगल CMB, जो BM है, BM विल बी BC cos थीटा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे जो BM है, BM है BC cos थीटा, BC cos थीटा। वेरी नाइस। और जो CM है, इट इज BC साइन थीटा, BC साइन थीटा। और बेटा AB क्या है? AB क्या है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। AB रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। BC क्या है?
BC represents the magnitude of vector B. BC represents the magnitude of vector B. And AC represents the magnitude of vector R. ये जरूरी है लिखना वहां पे. This thing you have to write down. This diagram you have to make and this thing you have to write down there. तब जाकर full marks मिलेंगे. This is the diagram of triangle law. बस इसी से full mark मिलते हैं बेटा. Diagram should be correct. The diagram of triangle law. Diagram should be correct. Okay. Now, using Pythagoras theorem. बस अब बात आ गई Pythagoras theorem पे. Pythagoras theorem हम लगाएंगे right angle triangle AMC पे. For triangle AMC लगा बेटा. AM square base square is AM square plus perpendicular square is CM square is equal to hypotenuse square is AC square. बात खत्म. AM square plus MC square is equal to AC square. खत्म. क्या है ये बकवास. AM को लिखोगे AB प्लस BM. AM को लिखोगे AB प्लस शाबाश BM का होल स्क्वायर मैथ प्लस CM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर. अभी AB को क्या लिखोगे बेटा. इधर ख्याल रखोगे बराबर ऐसे ही करना है वहां पे. AB को क्या लिखोगे. AB is mod of A. It is mod of A plus BM. What is BM? BM means BC cos theta. But BC is mod of B, तो हम लिखेंगे B cos theta plus mod of B cos theta का होल स्क्वायर प्लस CM क्या है. CM है BC sin theta. मगर BC क्या है. mod of B. तो हम लिख सकते हैं mod of B sin theta. CM is mod of B sin theta का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. AC क्या है. mod of R का स्क्वायर. हो गया बस खत्म. उसके बाद ये फॉर्मूला बन गई A प्लस B का होल स्क्वायर. इसको खोलो जरा. इट विल बी mod of A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज mod of B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB. 2A is mod of A. B is mod of B cos theta plus mod of B square sin square theta is equal to mod of R का स्क्वायर. नन्नी मुन्नी जान, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा जिगर, ये क्या हो गया. कुछ नहीं हुआ. A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस ये अपना B साइन थीटा का होल स्क्वायर, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर. क्लियर. अच्छा अब हम इसको लिखेंगे mod ऑफ A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. इट इज mod ऑफ B स्क्वायर. सिंपल. इसको मैं लाल कलर से इधर हाईलाइट करूंगा दोनों को. B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. B स्क्वायर कॉमन निकालो, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. वो 1 आएगा मेरा बेटा. तो B स्क्वायर बचेगा प्लस 2 mod ऑफ A mod ऑफ B cos थीटा. मैं पागल थोड़ी ना हूं, ये mod लिख रहा हूं. mod नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे बेटा. mod नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे. मार्क्स mod जरूरी लिखना है. आजा आगे आजा. mod ऑफ R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर, उधर रूट बनेगा. mod ऑफ A का स्क्वायर प्लस mod ऑफ B का स्क्वायर प्लस ट्वाइस mod ऑफ A mod ऑफ B cos थीटा. This is the resultant formula, the famous resultant formula. इसको हम big resultant formula कहते हैं, BRF. तो resultant क्या होता है. अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. This represents the magnitude of the resultant of A and B obviously. अच्छा, now we have to find expression for direction of the resultant. The direction of the resultant is specified by determining this angle alpha. जो एंगल रिजल्टेंट ने वेक्टर A के साथ बनाया वो अल्फा है. ये अल्फा निकाला तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिल गया आपको.
तो ये अल्फा कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है tan अल्फा निकालने का। कोई बोलेगा सर कॉस क्यों नहीं, निकाल बेटा, कॉस भी चलेगा, साइन भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। चल tan अल्फा निकालते हैं। tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, बताओ tan ऑफ अल्फा, परपेंडिकुलर इज cm, बेस इज am, तो हम लिखेंगे cm, बट cm इज इक्वल टू bc साइन थीटा, है ना बेटा, बट bc इज इक्वल टू b साइन थीटा, तो cm को लिखेंगे मॉड ऑफ b साइन थीटा डिवाइडेड बाय बेस इज ab इज मॉड ऑफ a प्लस bm इज b cos थीटा। This expression tan alpha is b sin theta divided by mod of a plus b cos theta gives the tan alpha. This alpha represents the direction of the resultant. बात खत्म हो गई बस। This is the resultant formula. ये आपको बेटा आएगा ट्रायंगल लॉ में। हाँ शाबाश। जब ट्रायंगल लॉ आएगा सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे ट्रायंगल लॉ के why do you use triangle law? It is used to find the net effect of two or more than two vectors. उसके बाद लिखोगे स्टेटमेंट मैंने आपको बताया इंग्लिश में, उसको नोट करके खत्म कर दो और ये डायग्राम बनाओगे, ठीक। उसके बाद करोगे मैथमेटिक्स में ये डायग्राम बनाओगे, फिर पीटीसी यूज करके tan अल्फा और मॉड ऑफ आर निकालोगे, बात हो गई खत्म। उसके बाद यू विल हैव टू राइट थ्री स्पेशल केसेस। उसके बाद यू हैव टू राइट थ्री स्पेशल केसेस। वेरी नाइस। नंबर 1, अगर थीटा होगा 0 डिग्री तो रिजल्टेंट कितना आएगा भाई, रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। अभी मैं a b लिख रहा हूं, मॉड नहीं लिख रहा, बट यू नो यू हैव टू राइट मॉड। तो मॉड ऑफ r विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। इट इज अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर रूट गया। तो इस केस में जो रिजल्टेंट आता है वो होता है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। सीधा दो मैग्नीट्यूड्स को ऐड करने से रिजल्टेंट मिल जाता है अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ। बहुत बढ़िया। दूसरा स्पेशल केस यहां पे करेंगे बेटा। दूसरा स्पेशल केस इज अगर थीटा होगा 180 डिग्री का, तो क्या है कि रिजल्टेंट फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ शाबाश a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180। cos 180 होता है -1। इसका मतलब जो मॉड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, because cos 180 is -1। इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा इट विल बी अंडर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इट इज a माइनस b का होल स्क्वायर रूट हो गया कैंसल। दैट मीन्स मॉड ऑफ r इज मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो जो सेम डायरेक्शन में होंगे उस टाइम पे रिजल्टेंट सिंपली उनके मैग्नीट्यूड्स का एडिशन होता है। जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करोगे आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो, आप ऐड कर रहे हो, मगर उन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। जो रिजल्टेंट बनेगा ना, रिजल्टेंट भी तो वेक्टर है, वो रिजल्टेंट का कुछ मैग्नीट्यूड होगा ना। कितना मैग्नीट्यूड होता है रिजल्टेंट का, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ, ये वेक्टर एडिशन का रूल नंबर 2 है। क्लियर? चलो जी, थर्ड केस, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक सी चीज। अगर मेरे बेटे थीटा 90 डिग्री का हुआ तो क्या होगा? अगर आपका थीटा 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा बेटा। मॉड ऑफ आर किसके बराबर आएगा फिर? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
2ab cos of 90. Cos 90 is 0. That means the resultant is under root of a square plus b square. हो गया बस. We have successfully finished the triangle law of vector addition. We have successfully finished the triangle law of vector addition. ये along with the special cases जिगर, along with the special cases, ये आपको 3 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. हो गया. उसके बाद है बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेरी गुड. तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी मैं इधर ही चटका दूंगा इसको भी, बस डायग्राम चेंज करूंगा, बाकी सेम डायग्राम चेंज करूंगा, बाकी डेरिवेशन वेरिएशन सब सेम. आप ख्याल रखो बेटा, यहां यही करना होता है टेक्निक. देख बेटा, बस डायग्राम को बदलना है, डायग्राम को बदलना है, ट्रायंगल की जगह पैरेललोग्राम बनाना है. इसको क्या करूं अब, ये इसको हटाना पड़ेगा यहां से. हट जा भाई, तू, तेरा काम हो गया, बस तू दफा हो जा. जाओ इधर से, जाओ इधर से बेटे, जाओ, आप भी जाओ बेटा. अरे जा ना भाई, जाओ, बस हो गया आपका काम. तू कहाँ आ रहा है भाई, तू भी जा. चल ठीक है, इधर देख. नाउ अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, बात समझना बेटा. पॉइंट नंबर 1 यहां पे पैरेललोग्राम लॉ में आप लिखोगे, अगेन इट इज यूज्ड टू फाइंड द नेट इफेक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. नाउ द डायग्राम विच वी आर गोइंग टू मेक इज डिफरेंट. ये मुझे क्लियर करने दो जिगर, ये मुझे क्लियर करने दो. आई नीड योर पेशेंस, I need your patience. Just please let me clear this. ये सारी स्लाइड क्यों मूव कर रही है इस पे? हाँ, जाओ. यार, you have to keep patience. You have to give me a minute. Something is wrong with the board. अभी तो हो रहा था, अभी क्या हो गया इसको? हाँ, एक सेकेंड, बस हो गया. प्लीज गिव मी अ मिनट. चलो यार ठीक है, मैं यहां पे बनाता हूं डायग्राम, में यहां पे बनाता हूं बेटा. नाउ चलो यहीं पे डायग्राम बनाते हैं. पैरेललोग्राम का डायग्राम मैं यहां पे बनाऊंगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज you have to draw a parallelogram. देख बेटा, first of all this is our vector A. बात समझना, ये हमने पुरानी डायग्राम में रखा था, इसका नाम हमने क्या रखा था बेटा, वेक्टर A का. ट्रायंगल लॉ में जो भी नाम रखा था वही यहां पर भी रखने पड़ेंगे आपको. वेक्टर A, दिस इज योर वेक्टर बी, ताकि डेरिवेशन का मैथमेटिक्स सेम रहे. मगर इस टाइम पे अगर आपने नोटिस किया होगा, अभी मैं ए और बी को ऐड कर रहा हूं, अभी मैं इनको कोई इनिशियल बना रहा हूं. ट्रायंगल लॉ में मैंने बी से ए के सर को लतमुंड की थी बेटा, अभी मैं लतमुंड नहीं कर रहा, अभी मैं ए और बी को कोई इनिशियल बना रहा हूं. ठीक, अच्छा. नाउ आई हैव टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम. आई विल ड्रॉ अ वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए. वेक्टर ए को एक और वेक्टर ए पैरेलल जाएगा, वेक्टर बी को बी एक और वेक्टर बी, शाबाश, पैरेलल जाएगा. सो यहां पे जो डायग्राम बनी वो पैरेललोग्राम बनी. और बेटा दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ये वाली डायगोनल गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर. तो इस पैरेललोग्राम का नाम क्या जाएगा बेटा मेरा, वो बाद में देखते हैं. फिलहाल जो मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं उसका आप ख्याल रखोगे. दिस इज योर एंगल थीटा एंड दिस इज योर एंगल अल्फा, बराबर ट्रायंगल लॉ की तरह. वेक्टर ए वेक्टर बी, ये एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा. ठीक, और यहां से आप डालोगे एक परपेंडिकुलर,
यहां से आप डालोगे परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर का नाम हमने CM रखा था और ये मैंने रखा था A और ये मैं रखा था B, तो ट्रायंगल का नाम था ABC, परपेंडिकुलर का नाम था CM। ठीक, फिर से देखो वही कहानी हो गई, दिस द डायग्राम, फिर से वही कहानी बनेगी ना। AB क्या रखा था आपने, AB आपने रखा था मॉड ऑफ A, बहुत बढ़िया। इसी तरह BC आपने क्या रखा, मॉड ऑफ B, बहुत बढ़िया। इसी तरह AC आपने क्या रखा, AC आपने रखा मॉड ऑफ R, बहुत बढ़िया। बस यही तो है। उसके बाद BM कितना मिला था जिगर, BM मिला था मॉड ऑफ B cos थीटा, मॉड ऑफ B cos थीटा। और इसी तरह बेटा CM क्या मिला था, CM मिला था मॉड ऑफ B sin थीटा। ये देख, बस ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में फर्क यह है कि बेटा इधर देखो, जब आपने ट्रायंगल लॉ बनाया था तो आपने ट्रायंगल बनाया था, फिर जिन वेक्टर्स को ऐड किया था, वेक्टर बी और वेक्टर ए का ओरिएंटेशन देखो आप, जहां वेक्टर ए खत्म हो रहा था वही वेक्टर बी शुरू हो रहा था, तब जाके ट्रायंगल लॉ इनको ऐड करके देगा आपको। और फिर तीसरा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में रखा था, तब जाके ट्रायंगल बना था ये। मगर पैरेललोग्राम में फर्क यह है कि बेटा जिस वेक्टर ए और वेक्टर बी को आप ऐड कर रहे हो वो को इनिशियल होने चाहिए, समझ रहे हो, और फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ इज, जिन वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ऐड कर रहे हो वेक्टर ए और वेक्टर बी को, दे आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द, एडजेसेंट मतलब साइड बाय साइड, the vectors to be added are the adjacent sides of the parallelogram and the diagonal represents the resultant of the parallelogram. This is the statement. बस हो गया। उसके बाद मैथमेटिक्स बराबर ट्रायंगल लॉ का है, बराबर वही चीज करनी है जो उधर किया, उधर भी परपेंडिकुलर डाला, इधर भी परपेंडिकुलर, उधर भी पाइथागोरस थ्योरम, इधर भी पाइथागोरस थ्योरम, उधर भी tan अल्फा निकाला, इधर भी वापस से वही tan अल्फा निकालना पड़ेगा, और tan अल्फा फिर से वही आएगा जिगर, मॉड ऑफ B sin थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B cos थीटा। हमने इसको क्लास में भी बिल्कुल ऐसे ही किया था, बस ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम का मैथमेटिक्स सेम है, आप भी बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस करोगे, मैथमेटिक्स सेम है जिगर, डायग्राम अलग अलग बनाओ, एक तीर से दो शिकार। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो आगे, हो गया, स्पेशल केसेस भी इसमें सेम आएंगे, तो पैरेललोग्राम लॉ भी हो गया, इट इज द सेम एज दैट ऑफ ट्रायंगल लॉ। now we are in the long answer section again, but sorry, ये long answer type नहीं होगा, ये short answer type है। यहाँ इसमें से आपको ये 4-5 प्रॉपर्टीज है ना, ये 5 प्रॉपर्टीज जो है, इनमें से एक प्रॉपर्टी आ सकती है एज अ 1 मार्क क्वेश्चन। इन प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी आ सकती है एज अ 1 मार्क क्वेश्चन, या ये सारे का सारा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सारा का सारा क्वेश्चन आ सकता है एज अ 3 मार्क क्वेश्चन। ठीक है ना बेटा, तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, यहां पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी नंबर 1, वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर अलोन कैन बी एडेड। इसको एक्सप्लेन करते हैं। मतलब बेटा अगर आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हो, कर रहे हो, अगर एक वेक्टर फोर्स वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर भी फोर्स वेक्टर ही होना चाहिए। बाय नेचर द टू वेक्टर शुड बी सेम, सेम नहीं, सेम मतलब फोर्स ही फोर्स को ऐड होगा, डिस्प्लेसमेंट को ही ऐड होगा, समझ लो, एक्सेलरेशन को ही ऐड होगा, वेलोसिटी को ही ऐड होगा। इसको किसी बोलने वाले ने शॉर्ट में बोला था, यू कैन नॉट ऐड हॉर्सेस टू द डंकीज, यू कैन ऐड हॉर्सेस टू द हॉर्सेस, डंकीज टू द डंकीज, डॉग्स टू द डॉग्स, कैट्स टू द कैट्स। हाँ, तो उन वेक्टर्स को ऐड करोगे जो नेचर जिनका सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल दोनों का नेचर है कि या तो दोनों फोर्सेस होने चाहिए या तो दोनों वेलोसिटीज होने चाहिए, वगैरह वगैरह। एक्सप्लेन्ड। क्वेश्चन नंबर 2, वेक्टर एडिशन इज कोम्यूटेटिव। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा यहां। दूसरी प्रॉपर्टी, कोम्यूटेटिव क्या होता है?
कोम्यूटेटिव क्या होता है? मतलब यार अगर आप कर रहे हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, आपको कोई रिजल्टेंट आर मिल रहा है, आप इसको उल्टे ऑर्डर में करोगे वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द ऑर्डर इन विच द वेक्टर्स आर एडेड डजंट मैटर. The resultants in the both cases are the same. I will get a cup of tea for myself. आप इसको देख लो. पानी लाने गया था सर. घबराओ मत सर, घबराओ मत. I am here, I am here, I am here. तो the order in which you are adding the vectors does not matter. इस केस में अगर रिजल्टेंट आर है तो इस केस में भी वही सेम आर होगा, मैग्नीट्यूड में भी, डायरेक्शन में भी. दिस इज व्हाट वी मीन बाय द कम्यूटेटिव लॉ. थर्ड इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अच्छा, तो आपको बोला जाएगा व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो यू विल से वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा. डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? अगर आपके पास दो वेक्टर्स है ए प्लस बी, आपने इनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया लैम्बडा, तो ये आप खोल सकते हो. ए को अलग से लैम्बडा दो, बी को अलग से लैम्बडा दो. इट इज लैम्बडा टाइम्स ए प्लस लैम्बडा टाइम्स बी. दिस इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो सिंपल. ये आप 9th क्लास में पढ़ते हो. कम्यूटेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. अच्छा, और एसोसिएटिव. अच्छा, ओहो, क्या नाम. बस नाम इनके खतरनाक हैं, काम इनके बहुत छोटे हैं बेटा. कम्यूटेटिव क्या है? एसोसिएटिव ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, इन्होंने कोई रिजल्टेंट आर दिया, मगर आपने कैसे किया था? आपने पहले ए और बी को ऐड किया, फिर इनका रिजल्टेंट सी को ऐड किया. दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. मतलब इस केस में आप पहले बी और सी को ऐड कर रहे हो, फिर इनका रिजल्टेंट ए को ऐड कर रहे हो. इसका मतलब सेम ही है यार. आप ए प्लस बी प्लस सी करो या ए प्लस बी प्लस सी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज वन एंड द सेम थिंग. दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एसोसिएटिव लॉ. यू हैव टू जस्ट राइट डाउन दीज एक्सप्रेशंस. डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन अलग, कम्यूटेशन का अलग, एसोसिएशन का अलग. Okay, so these are the properties of vector addition. Each of the property can be asked as a 1 mark question, or simply they will ask what are the properties of vector addition. It will be asked as a 3 mark question. और साथ में आपको होमवर्क दे रहा हूं, properties of vector subtraction. ये कर लेना आप. properties of vector subtraction ये देख लेना जिगर. अच्छा, चलो आगे. Now again we are in a long answer section. Vector resolution बहुत easy. हम rectangular resolution of a vector करेंगे 2D. बहुत easy. आपको बताया बेटा किसी भी वेक्टर को हम तोड़ सकते हैं कंपोनेंट्स में. आप मानो कि बेटा हमारे पास जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है, और एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है बेटा, जिस वेक्टर का नाम है बेटा ए. इसको मुझे तोड़ना है. क्या मतलब? इसके कंपोनेंट्स निकालने अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सॉरी, चलो मैंने इधर से एक्स बनाया, इधर से वाई बनाया. कोई बोलेगा सर गलत बनाया. चलो ठीक करते हैं इसको. ठीक करते हैं. ये होगी आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस. हाउ डू यू रिजॉल्व दिस? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. डायग्राम इज इंपॉर्टेंट बेटा. डायग्राम इज इंपॉर्टेंट. परपेंडिकुलर डाला, अब ये ट्रायंगल बन गया. इस वेक्टर को हम क्या मानेंगे बेटा? इसको ए एक्स मान के चलो. और इस वेक्टर को हम क्या मानेंगे बेटा? इसको ए वाई मान के चलो. ये एंगल कितना है बेटा? थीटा. क्लियर? तो क्या करोगे मैथमेटिक्स, जरा बोलो आप. ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना बेटा. आप बोलोगे सर कॉस थीटा इज इक्वल टू, बताओ बेटा, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज. बेस इज ए एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज मॉड ऑफ ए. इसका मतलब हुआ बेटा ए एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है? मॉड ऑफ ए कॉस थीटा. इसी तरह व्हाट इज साइन थीटा इक्वल टू? बहुत सिंपल. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज ए वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज मॉड ऑफ ए.
इसका मतलब हुआ जिगर ए वाई का मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड ऑफ ए साइन थीटा। यूजिंग ट्रायंगल लॉ, what can we say? We will say vector A is the resultant of ax vector plus ay vector. क्यों? जरा इधर देखो क्यों, ये मैं क्यों लिख रहा हूं। ये ट्रायंगल बन गया ना बेटा, ax और ay सेम ऑर्डर में है। ax के सर को लतमुंड कर रहा है ay, ax जहां खत्म हो रहा है ay वहीं से शुरू हो रहा है। तो ax और ay को ऐड करोगे तो वेक्टर a मिलेगा, वही मैंने लिखा, वेक्टर a इज द एडिशन ऑफ ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। इसका मतलब हुआ बेटा वेक्टर a इज इक्वल टू ax वेक्टर को क्या लिखोगे आप, इसका ax का मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड ऑफ a cos थीटा। ax का मैग्नीट्यूड है ना बेटा मॉड ऑफ a cos थीटा, तो आपने लिखा ax का मैग्नीट्यूड a cos थीटा। बट ax इज अ वेक्टर, इसका डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर i कैप डालना पड़ेगा, बिकॉज यू नो x एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर i कैप प्लस ay को मॉड ऑफ a साइन थीटा लिखेंगे, j कैप, खत्म। क्यों? ay का मैग्नीट्यूड है a sin थीटा, बट ay का डायरेक्शन अपवर्ड है, अपवर्ड को हम यूनिट वेक्टर j लिखते हैं। दैट मींस वेक्टर a इज a cos थीटा i प्लस a sin थीटा j, और यू कैन सिंपली से वेक्टर a इज ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। मोर ओवर, और एंड वन मोर थिंग, अगर वेक्टर a ax और ay का रिजल्टेंट है तो मुझे बता सकते हो व्हाट विल बी मॉड ऑफ a। आप बोलोगे सर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है, ये दो वेक्टर तो एंगल 90 बना रहे हैं, तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर को लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लिखेंगे ay स्क्वायर, ट्रायंगल लॉ। अच्छा मैं बोलूंगा बेटा tan थीटा भी बता दो, फिर tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, इट इज ay बाय ax, खत्म। दिस इज वेक्टर रेजोल्यूशन, इसको हम रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ax वेक्टर को क्या बोलते हैं बेटा, ax वेक्टर को कहते हैं x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर a, ay वेक्टर को बोलते हैं y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर a। दिस इज आवर वेक्टर रेजोल्यूशन इन अ प्लेन, खत्म। डायग्राम बना के वेक्टर को तोड़ो, ax वेक्टर अलग निकालो, ay वेक्टर अलग निकालो, ax का मैग्नीट्यूड a cos थीटा, ay का मैग्नीट्यूड a sin थीटा, फिर ट्रायंगल लॉ यूज करके वेक्टर इज ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, दैट मींस वेक्टर इज a cos थीटा i प्लस a sin थीटा j। और आपको पता है कि ट्रायंगल लॉ बोलता है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और tan थीटा होगा ay by x। दिस इज कॉल्ड एज द वेक्टर रेजोल्यूशन इन अ प्लेन। डोंट एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम, मैंने बस रिवीजन के लिए आपको पढ़ाया। बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर क्या आता है जिगर मेरा, बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आता है या तो ट्रायंगल लॉ या तो पैरेललोग्राम लॉ। क्लियर? अच्छा चलो आगे। नाउ वी आर इन वन मोर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इट इज प्रोजेक्टाइल, और इसके सारे एक्सप्रेशंस मैंने बोला बेटा प्रोजेक्टाइल एंड इट्स एक्सप्रेशंस, तो हम एक्सप्रेशंस में क्या क्या डिराइव करेंगे जिगर, हम डिराइव करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इन एक्सप्रेशंस में से एक एक्सप्रेशन 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। हम डिराइव करेंगे जिगर मैक्सिमम हाइट, ये भी आ सकता है। हम डिराइव करेंगे जिगर रेंज, ये भी आ सकता है। हम डिराइव करेंगे जिगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये भी आ सकता है। इन 4 एक्सप्रेशंस या 5 एक्सप्रेशंस, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, 1 2 3 4 5, इन 5 एक्सप्रेशंस में जिगर कोई भी एक्सप्रेशन आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी एक एक्सप्रेशन आपसे पूछ सकते हैं एज अ 5 मार्क क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल, ये लिखेंगे आप। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल ऐसी कोई भी चीज जो आप हवा में फेंकते हो, which you throw in the air and it propagates under the effect of gravity only without any fuel consumption.
थ्रोन इन एयर, जो भी चीज आप हवा में फेंकते हैं, एनीथिंग थ्रोन इन एयर, which moves under the effect of gravity only, which moves under the effect of gravity only, without any fuel consumption, without any fuel consumption, इसी को हम बोलते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल। क्या एरोप्लेन को आप प्रोजेक्टाइल बोलोगे? जब जहाज हवा में उड़ता है, क्या आप इसको प्रोजेक्टाइल बोलोगे? मैं गर्म हो गया बेटा, मुझे थोड़ा 1 मिनट आप दो। आप सोचो, क्या एरोप्लेन को हम प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं? क्या एरोप्लेन को हम प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं? द आंसर इज नो। वाई? क्योंकि जब एरोप्लेन बेटा हवा में चलता है, वो फ्यूल यूज करता है, वो प्रोजेक्टाइल नहीं है। प्रोजेक्टाइल हो गया आपने कोई पत्थर उठा के हवा में फेंका, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल। आपने किसी पे तीर मारा, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल। कोई भी चीज। एग्जाम्पल्स? हाँ, if you say examples, what are the examples? An arrow shot in air, famous example. An arrow shot in air is a good example of a projectile. अच्छा, now इंपॉर्टेंट बात यहां पे बेटा ये आप याद रखोगे, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करते हैं तो हम कुछ एजम्पशन, एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, क्या? वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस वी कंप्लीटली नेग्लेक्ट। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करो, दफा करो, पूरा मानो है ही नहीं। अब कुछ फीचर्स है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के, जो मैं आगे यूज करूंगा, ठीक है, हर किसी डिराइवेशन में। तो मैं वो अगली स्लाइड पे लेना चाहूंगा। ये फीचर्स मैं बेटा इधर लिखने जा रहा हूं और यहां पे मैं सारी डिराइवेशंस करूंगा, ठीक। यहां पे मैं कुछ फीचर्स लिखूंगा जिनको मैं यूज करने जा रहा हूं जिगर, कुछ फीचर्स और डायग्राम। ऑब्वियसली डायग्राम तो बनानी पड़ेगी, फीचर्स एंड डायग्राम मैं यहां पे बनाऊंगा। क्लियर? ये देख बेटा डायग्राम, ब्यूटीफुल प्यारी सी डायग्राम हम यहां पे बनाने जा रहे हैं। यहां पे हमने बेटा ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया विद एन इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। इसने एक कर्व्ड पाथ फॉलो करके यहां पे हिट किया, यहां पे हिट किया। दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज पॉइंट A। क्लियर? पॉइंट O, जहां से आप प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहां पे ये प्रोजेक्टाइल गिरता है इसको बोलते हैं लैंडिंग पॉइंट। ये पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। क्लियर? सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। O is the point of projection, A is the landing point, C is the highest point. The distance between the point of projection and the landing point, this horizontal distance is called as the range. And this vertical distance is called as the maximum height. These are some features. Okay. Now, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं देखूं, इनिशियल वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं बेटा, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हो गया ux इज u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में uy इज u sin थीटा। बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट इज u sin थीटा। क्लियर? उसके बाद एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0 and acceleration along y-axis is -g। बहुत बढ़िया। Along x-axis acceleration is 0, along y-axis acceleration is -g। ये क्या मतलब होता है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो प्रोजेक्टाइल है, इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी
इस प्रोजेक्टाइल पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होती है, इसलिए मैं एक्सेलरेशन -g लिख रहा हूं। y मतलब अलोंग y एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टली कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती। ओके, सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाई? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है -g। अच्छा, अगर अलोंग x एक्सिस एक्सेलरेशन 0 है तो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बदलेगा वेलोसिटी का, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है। अगर y एक्सिस में एक्सेलरेशन है तो बोले तो y कंपोनेंट वेलोसिटी का बदलेगा। अलोंग y एक्सिस प्रोजेक्टाइल हैज एन एक्सेलरेटर और ए रिटार्डर। अलोंग x एक्सिस इसके पास ब्रेक वेक ही नहीं है। x एक्सिस ऑफ मोशन इज ब्रेक कई फील नशुस एक्सेलरेटरी, मतलब अलोंग x एक्सिस नशु हकानी पर इन वेलोसिटी ना तो अप कर सकता है ना तो डाउन कर सकता है। along x axis it cannot accelerate or retard, it doesn't have a brake and accelerator along x axis, but along y axis it has a brake as well as accelerator because the acceleration is -g। माइनस मतलब ऑलवेज डाउनवर्ड्स। तो ये चार चीजें मैं काम, इससे मैं हर कोई चीज यूज करके डिराइव करूंगा बेटा। तो पहला एक्सप्रेशन होगा यहां पे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ध्यान से देखना बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, बात समझना, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये। तो बेटा वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज ऑलवेज u cos थीटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और along y axis velocity at the highest point is 0, तो we will say at highest point, time of flight निकालने के लिए पहले highest point पे जाओ। at highest point velocity along y axis is 0। क्यों? जरा ये बात एक्सप्लेन करो। अपने वीडियो चल रहा, अपने लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बेटा गला फाड़ फाड़ के बोला था कि हाउ डू यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट अ पॉइंट। At a point, the direction of velocity is found by drawing a tangent to the path। तो अगर ये पाथ कर्व्ड है, इसको आप हाईएस्ट पॉइंट पे जब टेंजेंट डालोगे वो हॉरिजॉन्टली ही मिलेगा ना। यहां पे कोई और डायरेक्शन पॉसिबल है नहीं टेंजेंट का, यहां पे टेंजेंट का एक ही पॉसिबल डायरेक्शन है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। दैट मींस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 0। तो वही मैं लिख रहा हूं, एट हाईएस्ट पॉइंट vy इज 0, देयर इज वेलोसिटी अलोंग y axis इज 0। ओके, now using the equation, क्या using the equation, मैं आप कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, vy is equal to uy plus ay into time of rise। टाइम ऑफ राइज क्यों? क्योंकि पार्टिकल गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक, यहां से यहां तक जो टाइम लगता है वो टाइम ऑफ राइज कहलाता है। vy is equal to what is uy, इसको ऐसे ही रखेंगे uy, ay is -g into time of rise, vy is 0 is equal to uy minus g into time of rise। तो बेटा इसका मतलब जो टाइम ऑफ राइज है वो uy by g आएगा, और यही टाइम ऑफ राइज टाइम ऑफ फॉल के बराबर भी होता है। दिस इज व्हाट द रिजल्ट विच यू कैन यूज। क्योंकि बेटा एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो टाइम ऑफ राइज एंड टाइम ऑफ फॉल आर इक्वल। लास्ट लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने ये चीज पढ़ाई। तो टाइम ऑफ राइज इज uy by g, टाइम ऑफ फॉल इज uy by g। दैट मींस द टोटल टाइम, देयरफॉर द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज uy by g time of rise plus uy by g time of fall। That means the total time of flight is 2uy by g। खत्म। The total time of flight of the projectile is twice uy by g या twice u sin theta by g। u sin theta कहां से आया जिगर? क्योंकि uy है ना u sin theta, ux है ना u cos थीटा, हो गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, हो गया। उसके बाद चलो रेंज पे आते हैं। रेंज पे क्या है, इतना मसला क्या है? रेंज को मैं यहां तक करूंगा, मैक्स टू मैक्स यहां तक।
range. Range is the horizontal distance covered by the body. So I will be using the equation displacement. I'll be using the equation displacement along x-axis is equal to uxt plus 1/2 of axt square. Along x-axis I'm going to use the equation. तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसको रेंज लिखेंगे, r इज इक्वल टू ux को ux ही लिखो. टाइम कितना लगा बेटा, पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो मैं कैपिटल T लिखूंगा प्लस 0 y 0 बिकॉज एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज 0. वेरी नाइस. इसका मतलब हुआ बेटा रेंज जो आया वो आया ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट खुद किसके बराबर है, 2 uy बाई g. इसका मतलब जो रेंज आता है वो आता है 2 ux uy डिवाइडेड बाई g. बस हो गया. या इसको मैं लिख सकता हूं ux को u cos थीटा, uy को u sin थीटा. तो ये 2 ux को u cos थीटा लिखेंगे, uy को u sin थीटा लिखेंगे, डिवाइडेड बाई g करेंगे. तो ये फाइनली क्या बनता है एक्सप्रेशन, यहां पे लिखेंगे बेटा. फाइनली ये क्या बनता है बेटा, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g. वेरी नाइस. दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g. हो गया. तो वी हैव सक्सेसफुली डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर रेंज. लेकिन यहां दो इंपॉर्टेंट चीजें और. नंबर 1, रेंज में दो इंपॉर्टेंट चीजें. कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, ये अलग से सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव, या ये शॉर्ट आंसर टाइप अलग से आ सकता है. व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू हैव मैक्सिमम रेंज. तो आप क्या लिखोगे, एज यू नो द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज u square sin 2 theta by g. You know it, है ना. तो बेटा रेंज मैक्सिमम तब होगा जब sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा इज 1. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1. तो किसी भी साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है. इसका मतलब sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 90 डिग्रीज. साइन खत्म, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करोगे विद एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू 45 डिग्रीज, तो ये बेटा मैक्सिमम रेंज पे लैंड करेगा. द थीटा इज 45 डिग्रीज. ओके, और दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज. ओके, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव, उसके बाद बेटा एक ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव यहां पे इस स्पेस को मैं यूज करूंगा फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स. फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम. ये क्या होता है, फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम. फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन रेंज इज सेम. मतलब अगर आपने प्रोजेक्टाइल को दो एंगल्स पे लॉन्च किया सेम इनिशियल वेलोसिटी से, बेटा दिमाग में रखो, सेम इनिशियल वेलोसिटी से, पहले 30 डिग्री पे फिर 60 पे, तो 30 प्लस 60 इज 90. पहले 40 पे फिर 50 पे, 40 प्लस 50 इज 90. पहले 60 पे फिर 30 पे, 60 प्लस 30 इज 90. अगर दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 डिग्री आता है तो दोनों केसेस में रेंज सेम आता है, प्रोवाइडेड द इनिशियल वेलोसिटी इज सेम. इसी का मतलब है बेटा ये, फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज सेम प्रोवाइडेड द इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन बोथ द केसेस. मतलब जितना रेंज 10 डिग्री पे होगा उतना रेंज 70 डिग्री पे भी होगा. जितना रेंज 80 डिग्री पे भी होगा. जितना रेंज 20 डिग्री पे होगा उतना 70 डिग्री पे भी होगा. जितना 30 डिग्री पे होगा उतना 60 डिग्री. क्योंकि ये सारे देखो 10 प्लस 80 90, 20 प्लस 70 90, 30 प्लस 60 90, सब एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 है. इन्हीं को कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं जिगर.
मगर कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज तब सेम होगा जब दोनों केसेस में इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी, इसका ख्याल रखना है। तो दिस फिनिशेस द two derivations, the time of flight and the range. Now is the third derivation. Jigar. Now is the third derivation, maximum height. Very nice. इधर ये देख, मैक्सिमम हाइट, कोई बात नहीं। मैक्सिमम हाइट कैसे निकाला जाए? कुछ नहीं करेंगे बेटा, हम यूज करेंगे वी वाई स्क्वायर, या ऐसे यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां से आप मैक्सिमम निकाल सकते हो, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो, ठीक। ये भी आप यूज कर सकते हो, या आप दूसरा इक्वेशन भी यूज कर सकते हो मैक्सिमम हाइट के लिए। सिंपली यू विल यूज एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, यहां से भी निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज द मैक्सिमम हाइट। यू वाई, टाइम की जगह टाइम ऑफ राइज डाल दो, -1/2 जी टाइम ऑफ राइज का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर आपने टी की जगह टाइम ऑफ राइज कहां से लाया? तो मैं बोलूंगा बेटा, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ राइज बोलते हैं ना, इसलिए टाइम ऑफ राइज डाल दिया यहां पे, क्योंकि आप मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हो तो टाइम का वैल्यू टाइम ऑफ राइज डालोगे ना। ए वाई की जगह -g डाल दो, बिकॉज ए वाई इज ऑलवेज -g, देन इट इज टाइम ऑफ राइज का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ मेरा बेटा, जो मैक्सिमम हाइट आएगा किसके बराबर आएगा? यू वाई, time of rise is, you know it is uy by g minus 1/2 g time of rise का स्क्वायर, it is uy स्क्वायर by g स्क्वायर, g और g कैंसिल हो गया। इसका मतलब हुआ मेरे बेटे, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू uy into uy, it is uy स्क्वायर by g माइनस uy स्क्वायर by 2g। इसका मतलब हुआ बेटा, जो मैक्सिमम हाइट है इट इज यू वाई स्क्वायर बाई जी माइनस यू वाई स्क्वायर बाई 2g, इट इज यू वाई स्क्वायर बाई 2g। तो यू वाई को क्या लिखोगे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। वाई? क्योंकि बेटा यू वाई यू साइन थीटा है ना, यहां देखना बेटा, यू वाई है ना यू साइन थीटा, तूने कॉपी पे लिखा है ना, तो मैं लास्ट में सब्स्टिट्यूट यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा करता हूं और यू वाई की जगह यू साइन थीटा करता हूं। मिल गया आपको एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। उसके बाद एक और एक्सप्रेशन, वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी एट एनी टाइम। वेरी नाइस, रिवीजन चल रहा है बेटा। तो हम लिखेंगे बेटा पहले अलोंग एक्स एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अलोंग एक्स एक्सिस क्या यूज करोगे आप यूज करोगे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज ux प्लस ax इंटू टी। इसका मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ux प्लस 0, इक्वेशन नंबर 1। y 0 क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर इसी तरह मैं यूज करूंगा जिगर अलोंग वाई एक्सिस, सेम इक्वेशन जरा करो, अलोंग वाई एक्सिस इट इज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। क्लियर? वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू यू वाई, ए वाई को लिखो -g इंटू टी। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एट एनी टाइम। इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एट एनी टाइम। तो टोटल वेलोसिटी क्या मिलेगी? देयरफॉर द टोटल वेलोसिटी वेक्टर इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का आई कैप प्लस
वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का जे कैप, क्योंकि जब रिजॉल्व फॉर्म में मिलाते हैं तो आई जे यूज करते हैं ना बेटा, इतना तो हमें आता है। दैट मीन्स द वेलोसिटी वेक्टर इज वी एक्स को क्या लिखोगे, इट इज यू एक्स आई प्लस वी वाई को क्या लिखोगे, यू वाई माइनस जी टी का जे। आंसर ये चलेगा, यहां तक भी चलेगा, दिस इज अ गुड आंसर, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आपको किसी भी टाइम पे अगर वेलोसिटी चाहिए तो टाइम का वैल्यू यहां डालना है, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, दोनों कंपोनेंट मिलेंगे, एक्स भी मिलेगा वाई भी मिलेगा। क्लियर मंजूर सर, थोड़ा क्या वाला हो प्लीज। अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। क्लास में मैं बहुत बकवास कर चुका हूं ये सब पे। वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई किसके बराबर लिखोगे आप, यू वाई माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू एक्स, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, हो गया बस। बस बस हो गया बेटा। अच्छा, टाइम कितना हुआ हमें, आई 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 आई, हाउ मच इज द टाइम, वी आर रिकॉर्डिंग इट फॉर 30 मिनट्स। ये क्या बोल रहा है यार, ये आधा घंटा हो गया क्या, ना गलत बोल रहा है। अच्छा हो गया। तो क्या क्या हमने डेरिवेशंस की बेटा, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा हमने रेंज किया, रेंज के हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, मैक्सिमम रेंज और कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, और फिर हमने मैक्सिमम हाइट डिराइव किया, और फिर हमने वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट डिराइव किया, और अब हम लास्ट डेरिवेशन पे जा रहे हैं, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अब हम डिराइव करेंगे। इधर भी आपको बेटा अलोंग एक्स एक्सिस अलग इक्वेशन यूज करनी है और अलोंग वाई एक्सिस अलग इक्वेशन यूज करनी है। अलोंग एक्स एक्सिस आप क्या लिखोगे, आई वांट टू फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, I want to find the x coordinate of the particle at any time t. What will I write? I will write, sir, x is equal to uxt plus 1/2 of ax t square. इसका मतलब हुआ जिगर x is equal to uxt plus 0, खत्म। बताओ क्यों 0 क्यों? इक्वेशन नंबर 1 खत्म, बिकॉज ax is 0। अच्छा, सिमिलरली we have to use the same equation along y-axis. Along y-axis. Along y-axis. What is the equation along y-axis? We'll use y coordinate is equal to uyt plus half of ayt square. बहुत बढ़िया। तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू uyt माइनस gt स्क्वायर बाई 2 हो गया। सो इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फिर हम लिख सकते हैं यूजिंग 1 and 2 वी कैन राइट y इज इक्वल टू uy t को लिख सकते हैं x बाई ux, x बाई ux माइनस जी बाई 2, टी स्क्वायर को क्या लिखोगे जिगर, टी स्क्वायर को लिखोगे x बाई यू एक्स का होल स्क्वायर, x बाई यू एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब बेटा y इज इक्वल टू x, व्हाट इज यू वाई बाई यू एक्स, इट इज tan थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज tan थीटा, माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2, यू एक्स इज यू कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। This equation relates the y coordinate of the particle with the x coordinate of the particle, and this is called as the equation of trajectory. Finished. So what is equation of trajectory? It is the relation between y coordinate and the x coordinate of the particle.
इसका मतलब पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में ये रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं। और ये इक्वेशन इस बात का चीख चीख के कह रही है कि बेटा y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, दैट मींस दिस इज अ ग्राफ फॉर अ पैराबोला, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका मतलब ये इक्वेशन बोलती है कि ये जो कर्व्ड पाथ आपने बनाया पहले ही, ये जो कर्व्ड पाथ आपने बनाया पहले ही, ये y को एक्सिस मान के चलो, ये एक्सिस, तो ये कर्व्ड पाथ एक पैराबोला होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बेटा जो प्रोजेक्टाइल होता है व्हेन इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट फॉलोज अ पैराबोला। हाउ डू यू नो इट इज अ पैराबोला? Equation of trajectory is the proof that the path projectile follows is a parabola. 5 questions खत्म, projectile motion and its derivations। क्या क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म, रेंज खत्म, और मैक्सिमम हाइट खत्म, और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट खत्म, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी खत्म। क्या बात है। अगला सवाल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बाय द वे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, और डिराइव कीजिए एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ओके, सिंपल भाषा में हम लिखेंगे व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई पार्टिकल गोल गोल घूमेगा अराउंड सम सेंटर तो हम बोलेंगे मोशन सर्कुलर है। ये पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में, ये सर्कुलर मोशन को कब आप कहोगे यूनिफॉर्म है? जब पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट होगा। स्पीड, वेलोसिटी नहीं बेटा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल इन सच अ वे सच दैट इट्स स्पीड इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, constant at every point, we call the motion is uniform circular motion। हाँ, वेलोसिटी अगर आप देखोगे, वेलोसिटी यहाँ टेंजेंशियल है, अलग डायरेक्शन में है, वेलोसिटी बदल रही है, अलग डायरेक्शन में है, वेलोसिटी बदल रही है, अलग डायरेक्शन में है, वेलोसिटी बदल रही है, अलग डायरेक्शन में है। सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट। पहली बात, स्पीड इज कांस्टेंट। फीचर्स बता रहा हूं बेटा, ब्रीफली बता रहा हूं। नंबर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कांस्टेंट। व्हाई? अब स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम स्क्वायर कांस्टेंट हो गया ना। थर्ड, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? ना, वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस इन डायरेक्शन। वेलोसिटी वेक्टर बदल रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल रही है जिगर। फोर्थ, क्या मोमेंटम वेक्टर चेंज होता है? यस, मोमेंटम वेक्टर ऑल्सो चेंजेस इन डायरेक्शन, चेंजेस इन डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। और फिफ्थ, मोमेंटम वेक्टर क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, इफ वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस इन डायरेक्शन मोमेंटम वेक्टर आल्सो चेंजेस इन डायरेक्शन। फिफ्थ पॉइंट, when a particle undergoes uniform circular motion, particle has a very good particle has a शाबाश centripetal acceleration। यहां ऑब्जेक्टिव निकलेगा जिगर, लॉन्ग आंसर भी निकाल के दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी निकाल के दूंगा, शॉर्ट आंसर भी निकाल के दूंगा। पार्टिकल हैज अ centripetal acceleration, मतलब द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, नो मैटर वेयर द पार्टिकल इज। पार्टिकल जहां पर भी है एक्सेलरेशन उसका हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर है, हमेशा। ये मैं लाल कलर से बनाऊंगा, लाल कलर से एक्सेलरेशन है। देखो, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है। इसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। So what is centripetal acceleration? When a particle moves in a circle, its acceleration is always directed towards the center of the circle. When it has uniform circular motion, this acceleration is called as the centripetal acceleration.
क्लियर? मगर अगर आप देख पाओगे बेटा, ये जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है, जब पार्टिकल यहां था तो डाउनवर्ड्स थी, जब यहां था तो लेफ्टवर्ड थी, जब यहां था तो राइटवर्ड थी, जब यहां था तो राइटवर्ड आई। मतलब पार्टिकल हैज अ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन एंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट रेड कलर से लिख रहा हूं, एंड सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन वेक्टर चेंजेस, ये भी चेंज होता है इन डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आपने देखा ना, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन वेक्टर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है जिगर, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। सो इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, व्हाट विल यू से? When a particle moves in a circular path, when a particle moves in a circular path, the acceleration which is directed always towards the center of the circle is called as the centripetal acceleration. अब आप बोलोगे सर सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है क्यों? सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो होना चाहिए, इसलिए सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन आप बोलते हो कि पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी? इट इज 90 डिग्रीज। तो दिस इज वन मोर ऑब्जेक्टिव। When a particle moves in a uniform circular motion, what is the angle between centripetal acceleration and velocity vector? You will say 90 degrees. These are some objectives which I am writing down here, and these are some features of the uniform circular motion. Now we have to derive the expression for centripetal acceleration. Expression, okay? Expression. ऑब्जेक्टिव एक और बताऊंगा लास्ट में, बात खत्म। एक्सप्रेशन करेंगे यहां पे डब्बे में, सिंपल सा एक्सप्रेशन है, बात समझना बेटा। आप मान के चलो कि एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, पहले यहां पे था, इसका वेलोसिटी वेक्टर था v1 वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड हमने v माना। अब पार्टिकल यहां पहुंचा, अब इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है वो है v2 वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड हमने फिर से v ही माना, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है। और मान के चलेंगे जो पार्टिकल ने एंगल सेंटर के साथ बनाया, दैट इज d थीटा, द रेडियस ऑफ द सर्कल आप मान के चलोगे इट इज कैपिटल R, और जो लेंथ ऑफ द आर्क यहां पे बना ये मान के चलो इट इज dx या dy, dz, dl, जो भी आपकी मर्जी है। तो पहले तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। ये डायग्राम एक प्यारा सा सर्कल बनाओगे, प्यारे से सर्कल में पार्टिकल का यहां वेलोसिटी, यहां भी अगर v है, यहां भी अगर v है, यहां भी v है, यहां भी v है। क्यों? क्योंकि बेटा इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जिगर? d थीटा हुआ। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना बेटा? r। आर्क कितना? dx। तो अगर मैं आपको बोलूं मैथमेटिकली व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी और डिफरेंशियल चेंज इन वेलोसिटी, उसको मैं क्या लिखूंगा? dv। dv क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ dv क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना चेंज हुआ। आप बोलोगे सर हम इस वेक्टर और इस वेक्टर को सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो किसी भी वेक्टर का अगर चेंज निकालना है तो वेक्टर सबट्रैक्शन करना है। मगर ये दो ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो व्हेन यू सबट्रैक्ट टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी हियर? क्या जीरो बोलोगे? ना, चेंज इन स्पीड जीरो है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होगी, इट इज 2v साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेलोसिटीज, दैट इज d थीटा बाय 2। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आया? ये आया यूजिंग द लॉज ऑफ वेक्टर सबट्रैक्शन, यूजिंग द लॉज ऑफ, शाबाश, वेक्टर सबट्रैक्शन। हमें वेक्टर सबट्रैक्शन के लॉ बोलते हैं बेटा। जब आप दो वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करोगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट होता है, या वेक्टर चेंज का मैग्नीट्यूड होता है 2a sin थीटा बाई 2।
तो यहां 2a की जगह v है, साइन थीटा की जगह d थीटा बाई 2 है. नाउ यू नो, सिंस जो ये d थीटा है वो बहुत छोटा एंगल होता है, इट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू 2v, साइन को गायब कर दो, यहां d थीटा बाई 2 लिख दो, 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब dv इज इक्वल टू v. व्हाट इज d थीटा? d थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल, उसको आप dx बाय r लिख सकते हो. इट इज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस. अच्छा, देयरफॉर एक्सेलरेशन किसके बराबर? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, इट इज dv बाई dt. एक्सेलरेशन इज dv बाई dt. क्लियर है? हाँ, तो फिर कर दो बेटा, dv किसके बराबर? v बाई r. तो करोगे बेटा v बाई r, फिर ये बचेगा dx बाई dt. वेरी नाइस. इसका मतलब हुआ इधर डब्बे में देख, इसका मतलब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज v by r dx by dt. Is this the rate at which the arc length is being covered? It is again the velocity, so it is v square by r. खत्म. That means the centripetal acceleration is v by r into dx by dt. dx by dt is again velocity. So velocity into velocity is velocity by square, v square by r. So this is the formula, expression number 1. This is the formula for centripetal acceleration. The magnitude of the centripetal acceleration is स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस. अब इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बेटा, आपको पता है स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. बेटा एग्जामिनर यहां पागल बना सकता है आपको. अगर उसने पूछा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, यू विल से v स्क्वायर बाय r. सिंस v इज अ कांस्टेंट, r इज अ कांस्टेंट, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. बट यहां रेड पेन से बेटा कुछ बताने जा रहा हूं, बट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट अ कांस्टेंट. आप बोलोगे सर ये क्या बात हो गई? मैं बोल रहा हूं बेटा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि बेटा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा था. जो मैंने यहां बोला, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर चेंजेस इन डायरेक्शन, दैट मींस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर चेंजेस विद टाइम. ओके, तो जब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पे सवाल आएगा बदलता है या नहीं बदलता है, तो देखो वो किसकी बात कर रहा है. अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो नहीं बदलता है. अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर के बारे में बात हो रही है तो बदलता है. इसी तरह अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो नहीं बदलता है. अगर वेलोसिटी वेक्टर की बात हो रही है तो बदल रही है वेलोसिटी वेक्टर. अगर स्पीड की बात हो रही है तो नहीं बदल रहा. अगर काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो नहीं बदल रहा. सब यहां पे लिखा हुआ है, जॉट डाउन करो. यहां से मोस्ट प्रोबेबली एक ऑब्जेक्टिव निकलेगा, समझ रहे हो आप? एक ऑब्जेक्टिव निकलेगा और एक लॉन्ग आंसर टाइप भी यहां से निकलेगा बेटा. एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मैंने कर दिया इसको डिराइव. नाउ कभी कभी पूछेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन. हाँ, तो देयरफॉर फोर्स होता है मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रिपिटल फोर्स इज मास टाइम्स द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. दैट मींस सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज m. AC को लिखेंगे v स्क्वायर बाय r. ठीक, तो इसका मतलब हुआ सेंट्रिपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r. तो इस सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है ये आप डायनामिक्स में पढ़ोगे. यहां मैंने सिर्फ आपको इसका एक्सप्रेशन निकाल के दिया, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर बड़े ही शातिर अंदाज में बोलता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स. आपको करना कुछ भी नहीं है. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आपने निकाला v स्क्वायर बाय r, बाद में फोर्स के लिए मल्टीप्लाई बाय मास कर दो तो mv स्क्वायर बाय r बनता है. दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके, सो वी हैव सक्सेसफुली completed our chapter motion in a plane. We have successfully completed our chapter motion in a plane.
इसमें जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पॉसिबल थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पॉसिबल थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पॉसिबल थे वो भी आपके साथ डिस्कस हुए, कहां कहां ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछ सकते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए बेटा। दिस फिनिशेस आवर काइनेमेटिक्स, जिससे 9 मार्क्स आएंगे। तो बेटा बकवास के बगैर दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।